हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। ओ नो, इकोनॉमिक्स का एग्जाम है यार। इतनी ज्यादा टेंशन है, बहुत सारा कोर्स रिवाइज करने को है। समझ नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगता है, कहीं से कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, लगते हैं वो पढ़ लें और वो इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यार। लेकिन आज ही क्लास में हम रिवाइज करेंगे कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है एज वेल एज योर फाइनल एग्जामिनेशन दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे ये बच्चे वीडियो देख रहे हो जिनका प्री बोर्ड एग्जाम हो या फिर हाफ ईयरली एग्जाम हो, या फिर आप जब इसको फाइनल एग्जाम्स में देखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं बेटा। तो स्टार्ट टू एंड बने रहिएगा वीडियो में, एक एक क्वेश्चन ऐसा तराश के लाए आज आपके लिए कि मजा आ जाएगा आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 12। Here we have our first question, repeatedly asked question। कहता है एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। होता क्या है डिटरमिनेंट्स का मतलब, कई बार कंफ्यूजन होता है सर। देखो, डिटरमिनेंट्स की बात कह लो, या तो इसको आप डिटरमिनेंट्स कह सकते हो, या फिर ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी कहलाता है ना बेटा। पहले ही मैंने समझाया था आपको कि भाई क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से किसी भी चीज की डिमांड या तो बढ़ती है या घटती है। भाई प्राइस से रिलेट करता है, ये तो हमने एक बात पढ़ी। लेकिन अदर देन प्राइस और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे डिमांड किसी भी चीज की बढ़ या घट सकती है, उन्हीं चीजों के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है बेटा। तो देखो बेटा, हमने इसको दो पार्ट्स में पढ़ा था। वन वॉज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड अनदर वॉज मार्केट डिमांड फंक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस था? इंडिविजुअल में हम सिर्फ और सिर्फ एज एन इंडिविजुअल देखा करते थे कि भाई इंडिविजुअल की डिमांड में फर्क कब कब आता है। तो बेटा यहां पर जो डिटरमिनेंट्स होते थे दोज वर पी एक्स, पी आर, वाई, टी एंड ई। लेकिन जैसे ही मार्केट डिमांड की बात की जाती थी तो वहां पर डिटरमिनेंट्स हमने क्या सीखे थे? पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, देन वी हैव एन एंड वाई डी। ये दो चीजें और इसमें ऐड हुई थी। आज हम एक एक करके सबको रिवाइज करने वाले हैं बेटा, जिससे पता लगा कि आखिरकार क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती या फिर घटती है। आइए देखते हैं। So let us start with the first one, which is the PX. PX stands for own price of the commodity. देखिए सिंपल सा रिलेशनशिप आपने पढ़ा था नॉर्मल गुड्स के केस में। जब जब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है। इसी का उल्टा, प्राइस ऑफ एक्स जैसे कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। इसको आप क्या बोलते थे बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोलते थे इसको? इनवर्स रिलेशन या फिर नेगेटिव रिलेशन, राइट? इनवर्स रिलेशनशिप या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप। तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है बच्चे? दैट इज द नेगेटिव रिलेशनशिप। याद रहेगा, सिंपल सा फर्स्ट फैक्टर आपने पढ़ा। सेकंड फैक्टर कहता है दैट इज पी आर, विच स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अच्छा, रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है? भाई दो तरीके के गुड्स होते हैं। एक आपने पढ़ा था सिंपल सा सब्स्टिट्यूट गुड, और दूसरे थे कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों ही रिलेटेड गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से कैसे इंपैक्ट होता है वो पढ़ लेते हैं। यहां पर आएगा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और यहां पर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट? अब सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस क्या होते हैं? पहली बात तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? भाई जिसको हम एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कार, पेट्रोल, ठीक है, ये तो हो गए हमारे जॉइंटली डिमांडेड गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन पेट्रोल और डीजल की अगर हम बात करें तो दो आर दी सब्सिट्यूट। ये हम पेट्रोल कार्स को कंपेयर कर रहे हैं डीजल कार से, तो ये क्या है? एक दूसरे के सब्सिट्यूट्स में आते हैं, राइट? कि हमारे पास इसके अलावा क्या ऑप्शन? लेट्स सपोज इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स, so we have multiple options if we go for the black cold drinks.
right? One can be uh, so either we can go for Pepsi or then for Cola or Coke, or we can go for Campa also. So black cold drinks के examples में हमारे पास ये हो सकते हैं कि ये इसका substitute। तो हम छोटा सा example लेकर के समझेंगे बेटा। तो let's suppose Pepsi is the main good, okay, and इसका substitute क्या है? Campa, okay, that is the substitute. Now both the cold drinks are coming at the same price. Say suppose at 10 rupees this and at 10 rupees this. Quantity demanded were 100. But what if price of Campa increases to rupees 12? Obviously इनके कुछ कस्टमर है जो अपने पास आ जाएंगे क्योंकि अपना प्राइस तो वही है। तो भाई हमारा जो पहले सपोज कीजिए 100 डिमांड हुआ करती थी, हो सकता है वो 120 हो जाए, है ना। 120 कैसे कि यहाँ के 20 कस्टमर उठ करके इधर आ, भाई ब्लैक कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कैंपा पिए या फिर पेप्सी, की फर्क पड़ता है, राइट। दोनों का प्राइस तो पहले एक ही था, लेकिन जैसे ही एक कोल्ड ड्रिंक महंगी होने लग गई तो हम पहुंच गए सीधा किस पर? इसके क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट के पास, राइट। दैट इज द फर्स्ट एवर इम्पैक्ट। अब इसी को उल्टा करके देखते हैं। सपोज कीजिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड या सॉरी सब्स्टिट्यूट गुड का ही प्राइस अगर डिक्रीज हो जाए और अपना प्राइस वही है, तो ऑब्वियसली अपने कस्टमर्स जो 100 पहले हुआ करते थे, अब हो सकता है कि वो 80 रह जाए और बाकी के यहाँ पे मूव हो जाए। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड जब जब बढ़ेगा बेटा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड जब जब बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेन गुड भी बढ़ गई। सेम में प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड जब फॉल हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेन गुड भी फॉल। सिंपल। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में उल्टा है, वो है जॉइंटली डिमांडेड गुड। इसका दूसरा नाम क्या है? जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। कई सारे हो सकते हैं, कई सारे में कार पेट्रोल तो वन एग्जांपल है। तो जब जब हम बात करते हैं पेट्रोल सस्ता होता है तो कार की डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो जब जब कॉम्प्लीमेंट गुड का प्राइस कम हुआ, जब जब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेन गुड इंक्रीज हो गई। इसी का वाइस वर्सा ये रहा, राइट। सिंपल। तो ये है पी आर। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन, दैट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। देखो शॉर्ट में फटाफट से रिवीजन करते जाएंगे बढ़िया तरीके से। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर में दो तरीके के गुड्स पढ़े थे आपने। पहला आपने क्या पढ़ा था बेटा? नॉर्मल गुड्स। इसमें तो कैसा इनकम इफेक्ट होता है? पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, है ना। क्योंकि जब जब इनकम बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, राइट। और अगर इंफीरियर गुड्स की बात करते थे बेटा, तो यहां पर कैसा शो होता था अपने को? नेगेटिव इनकम इफेक्ट, राइट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तब वो इंफीरियर सस्ते वाले गुड्स खरीदना प्रेफर करता है, राइट। So this is the third one, which is the income of the consumer. Here we have the fourth one, which is T, stands for taste and preference of the consumer. कहते हैं जी दो तरीके के चेंजेस में देखने को मिल सकते हैं। पहला क्या है? फेवरेबल। सेकंड इज अनफेवरेबल। तो अगर तो फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ऑब्वियसली हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। अनफेवरेबल मतलब हमारे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली हमारे गुड्स की डिमांड नहीं होगी बेटा, हमारे गुड्स की डिमांड कम होगी। ओके, देन वी हैव द लास्ट वन व्हिच इज एक्सपेक्टेशंस। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशन दो तरीके से हो सकती है। वन इज अबाउट चेंज in price in
नियर फ्यूचर और दूसरा क्या हो सकता है अबाउट चेंज इन फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। तो भाई अगर अबाउट चेंज इन प्राइस में कहता है फ्यूचर में अगर प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो प्रेजेंट डिमांड को क्या करते हैं बेटा बढ़ा दिया जाता है। भाई मैं पेट्रोल डलवाने गया मुझे पता लगा कि कल इसका प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ऑब्वियसली मैं प्रेजेंट डिमांड को बढ़ा दूंगा। और इसी का वाइस वर्सा कब होगा जब मुझे पता लगेगा कि भैया कल इस पेट्रोल के प्राइसेस कम होने वाले हैं तो मैं आज अपनी डिमांड को कम रखूंगा कल ज्यादा, राइट। तो जैसे ही प्राइसेस का पता लगा फ्यूचर में कम होने वाला तो मैं प्रेजेंट डिमांड को भी कम कर दूंगा। सेम वे कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जो कि प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है तो प्राइसेस ऑब्वियसली हाई होते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में अवेलेबिलिटी हाई होने वाली है तो प्रेजेंट डिमांड को कम कर दिया जाता है। और अगर लो अवेलेबिलिटी यानी भविष्य में चीजें नहीं मिलने वाली जैसे लॉकडाउन के समय पर हमें पता लगा जी हमें जो हमारे ईटेबल्स है उसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है तो प्रेजेंट डिमांड को बढ़ा दिया गया था, राइट। So these are the 5 factors affecting elasticity, the demand function, right? तो आपने अभी जो पढ़ा दैट इज द इंडिविजुअल का। सेम में अपन पढ़ेंगे मार्केट का। मार्केट में 5 तो सेम थे बेटा, 2 और एडिशनल है विच इज एन एंड वाई डी। एन स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ पॉपुलेशन, राइट। सो एन स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखिए बेटा व्हेनेवर पॉपुलेशन का साइज ज्यादा होगा ऑब्वियसली डिमांड भी ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ही हम बात करें पॉपुलेशन साइज कम है कहीं पर भी किसी भी जगह पर तो ऑब्वियसली डिमांड भी ऐसी जगह पर हमें कम देखने को, राइट। सेम इज द केस विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। द लास्ट वाईडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विच सेज इसमें 2 पार्ट्स हैं। वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर इज इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई अगर तो इक्विटेबल है तो प्रेजेंट डिमांड क्या होगी बढ़ेगी, इनइक्विटेबल है तो प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाएगी बेटा। तो ये 7 डिटरमिनेंट्स हैं जिसकी वजह से किसी भी चीज की डिमांड में इम्पैक्ट होता है, राइट। कुछ हमने पढ़े जो कि इंडिविजुअल लेवल पर ऑपरेट होते हैं, कुछ ऐसे जो कि मार्केट डिमांड को फ्लक्चुएट करते हैं, बट ये 7 ऐसे हैं जो कि इसमें आते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से आया होगा। कॉपी में नोट डाउन उसको पढ़ लो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये आपको पार्ट क्लियर हो गया जो डिमांड चैप्टर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एंड टू एंड क्लियर हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन व्हिच इज एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सटेंशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया जैसे ही आपको फर्स्ट याद हो सेकंड थर्ड जितना भी इसका पार्ट है वो सब आपको अच्छे से याद हो जाए, राइट। और याद क्या अच्छे से समझ आ जाए। जैसे लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो ये कितना इजी हो जाएगा। देखो अदर थिंग्स remaining constant there is inverse relationship between price of the commodity and its डिमांड। कि भैया प्राइस जब बढ़ा क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। लेकिन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट इसका मतलब क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब है कि प्राइस को छोड़ करके बाकी जो डिटरमिनेंट्स है, बाकी कौन से डिटरमिनेंट्स है बेटा, पी आर वाई टी, है ना, ये जो डिटरमिनेंट्स है इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये कैसे रहेंगे, ये कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है बेटा। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ एक चीज और बोली इसी में दैट इज द एक्सेप्शंस क्या है, कहां कहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता।
तो बेटा तीन चीजें ऐसी हैं जहां पे ये काम नहीं करता है तो कई सारी, लेकिन तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज इररेशनल जजमेंट, जिसमें हमने सीखा था कि कुछ पर्सन ऐसे हैं बेटा जो कि प्राइस से चीज की वैल्यू को जज करते हैं, है ना जी। तो अगर प्राइस ज्यादा है तो ऐसे गुड्स को ज्यादा खरीदना प्रेफर करते हैं, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, है ना। सेकेंड थिंग इज द आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, जिनकी समाज में तभी वैल्यू है जब ये महंगे हैं, है ना। अगर ये महंगे नहीं है, सोना चांदी गोल्ड सिल्वर डायमंड, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनकी वैल्यू मार्केट में तभी है जब ये महंगे। अगर ये सस्ते हो गए तो इनको खरीदना लोग कम प्रेफर करते हैं, राइट। So that is the second exception. Now the third one says simply the given goods, जिनको हम highly inferior goods भी कहते हैं। इन गुड्स की भी डिमांड तभी ज्यादा बढ़ती है जब लोगों की इनकम या फिर इनकी प्राइसेस जो है वो कम हो, सॉरी ज्यादा हो, राइट। तो ऐसे केसेस में गिवन गुड्स कैन आल्सो बी एन एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ओके बेटा, तो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। So here we have our third question, which is the explain the concept of price elasticity of demand. डिमांड क्या है समझ आ गया भाई, बिल्कुल इजी से, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है वो समझ आ गए, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, आइए उसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा ये तो हमने देख लिया कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, लेकिन प्राइस में कितना चेंज आया और डिमांड में उसकी वजह से कितना चेंज आया, इसकी रिलेशनशिप की स्टडी जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में की जाती है। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, दैट इज द इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रेस्पॉन्स टू change in price of the commodity। और फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल था, क्या था फॉर्मूला, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका हमने डेरिवेशन भी सीखा था, राइट। आइए वो भी देख लेते हैं। अब परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका क्या है, देखो बेटा फाइनल डिमांड जितनी भी है चेंज होकर के जो आई, इसको अपन Q1 से डिनोट करते हैं, इसमें से इनिशियल वाली डिमांड को माइनस कर दो, तो आपके पास नेट चेंज जो है वो निकल के आ जाएगा। इसको डिवाइड अपन किससे करेंगे, इनिशियल वाली डिमांड से, इट स्टैंड्स फॉर Q, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, राइट। सेम पे अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखना है तो फाइनल प्राइस देखो P1, इनिशियल प्राइस देखो, ठीक है। सेम पे डिवाइड करोगे इनिशियल प्राइस से, तो नेट चेंज कितना आया परसेंटेज में प्राइस में, वो आपके पास निकल के आ जाएगा, राइट। ऑलवेज पुट अ नेगेटिव साइन हियर बिकॉज़ देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, है ना। तो एक चीज हमेशा नेगेटिव में आएगी, या तो न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो नेक्स्ट वन इज, अब जैसे आपने देखा 100 ऊपर है 100 नीचे है, वो काटा, इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं बेटा Q1 माइनस Q को डेल्टा Q से, तो जो फाइनल फिगर निकल के आया दैट इज डेल्टा Q अपॉन Q एंड डेल्टा P अपॉन, this can be either written in the form delta Q upon Q divided by delta P upon P। फ्रैक्शन में हमने हमेशा सीखा था कि भैया जो सेकंड पार्ट है उसको हम कर देते हैं रेसिप्रोकल, राइट। तो वो गया रेसिप्रोकल। नाउ द डेल्टा पार्ट इज वन साइड एंड द अदर वन इज ऑन द ईदर साइड, तो डेल्टा Q upon डेल्टा P एट वन साइड एंड P upon Q एट द अदर। ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को डिराइव भी कर सकते हो। तो बेटा क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसा इसका डेरिवेशन आपको लिख करके बताना।
ओके, एक से दूसरी चीज कनेक्टेड है, आराम से आप इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं, है ना जी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शन फंक्शन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। भाई प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब भाई हर एक चीज को बनाने के लिए वी नीड सम इनपुट्स, चाहे एक मार्कर ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी चीज। तो किसी भी चीज का अगर आउटपुट आप चाहते हो तो उसके लिए कुछ इनपुट्स देने पड़ेंगे। आप भी अगर 100 on 100 स्कोर करना चाहते हो तो आपके लिए आपकी स्टडीज इनपुट, जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे अपने स्टडीज पे, उतने ज्यादा मार्क्स गेन करने के चांसेस बढ़ते हैं। सो एवरी आउटपुट नीड्स सम इनपुट एंड प्रोडक्शन फंक्शन टेल्स अस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस सॉरी फैक्टर इनपुट्स एंड द आउटपुट प्रोड्यूस, यानी कि जितना आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया उसको प्रोड्यूस करने में कितने फैक्टर्स का आपने यूज किया, इनपुट कितना आपने यूज किया, उनके फंक्शनल रिलेशनशिप को अपन बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसको सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स used and output produced। सिंपली अपन इसको कैसे डिनोट करते थे कि भाई जितना भी इनपुट कितना आपने प्रोड्यूस किया, राइट, इट इज सिंपली डिपेंडेंट अपॉन फंक्शन बिटवीन L comma K। L stands for variable factor here, right, and K stands for capital। okay, अब L, it can be any variable factor, whether it could be labor or raw material, है ना बेटा। सेम पे कैपिटल की बात करें, दिस इज द फिक्स फैक्टर बेटा, फिक्स फैक्टर। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या बात की है बेटा, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन क्या होता है। सिंपली लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड वेयर नथिंग इज फिक्स्ड। इन लॉन्ग रन इफ द डिमांड इंक्रीजेस यू हैव टू इंक्रीज द सप्लाई, और जैसे जैसे आपको सप्लाई को इंक्रीज करना है आप ऑब्वियसली फिक्स फैक्टर को भी इंक्रीज करोगे, यानी मशीनरी, है ना। तो इन लॉन्ग रन वी कैन से दैट कि भाई कंसिस्टेंटली डिमांड जब चीजों की ज्यादा होती है तो हमें फैक्ट्रीज का भी मल्टीपल, यानी कि इनको भी इंक्रीज करना पड़ता है। सेम पे हमारे प्लांट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, सेम पे हमारे जो मशीनरी है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड फिक्स फैक्टर इन लॉन्ग रन, राइट। बट इफ वी टॉक अबाउट शॉर्ट रन, तो व्हेनेवर क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए सिंपली लेबर को बढ़ाकर या फिर वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, है ना बेटा। तो वो कहलाएगा आपका क्या, सिंपल सा, इट विल बी कॉल्ड एज शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर तो ऊपर एक बार दिख रहा है विच इज डिनोटिंग कि के तो फिक्स्ड है, कंसिस्टेंट है, विच विल नॉट चेंज। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बार आपको नहीं देखेंगे विच इज शोइंग कि भाई के कैन चेंज, के इज द फिक्स्ड फैक्टर कैपिटल पार्ट। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लॉन्ग रन एंड शॉर्ट। नाउ वी हैव डिफरेंट वन, कॉस्ट से आया हुआ क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, 7 टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट आपने पढ़ी थी बेटा, उन्हीं को आपसे डिफाइन करने को बोला गया। तो सिंपली अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट क्या होता है जी, टोटल कॉस्ट इट सेज किसी भी चीज को बनाने में टोटल खर्चा कितना आ रहा है, राइट, टोटल खर्चा, चाहे वो फिक्स कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो या फिर आप वेरिएबल कॉस्ट इनकर कर रहे हो, लेकिन टोटल खर्चा कितना आ रहा है यूनिट्स को बनाने में, उसको अपन लेते हैं टोटल कॉस्ट। तो इट इज द समेशन ऑफ TFC and TVC। now what is TVC? this is total variable cost। मतलब क्या हुआ, जितना भी वेरिएबल फैक्टर या फिर ऐसे फैक्टर जो चेंज होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो लेबर हो, इन पर जितना आप खर्चा कर रहे हैं वो सारा आपका आएगा बेटा किसमें, सिंपल सा TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? टीवीसी विल बी टीसी में से ही टीएफसी को हटा दो, सिंपल। और कई सारे फॉर्मूले इसके होते हैं, राइट? व्हाट इज टीएफसी देन? दिस इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इट सेज, भाई जितना भी फिक्स्ड फैक्टर पर आप खर्चा कर रहे हो, चाहे आप फैक्ट्री का रेंट की बात कर लेते हैं, चाहे आप 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करो तब भी आपको वही रेंट देना है, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो रेंट आपको वही देना है। तो रेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट। तो रेंट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? फॉर्मूला बड़ा सिंपल, टीएफसी इज इक्वल टू टीसी में से विल सिंपली सब्ट्रैक्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर कंसिस्टेंट रहती है, अनचेंज रहती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। चाहे आप आउटपुट 0 करो, चाहे आप यूनिट्स 10 प्रोड्यूस करो, 10,000 प्रोड्यूस करो, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम, राइट? तो दैट इज वाई टीएफसी जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इट इज एसी। क्या है? एसी स्टैंड्स फॉर एवरेज कॉस्ट। एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा? एवरेज स्टैंड्स फॉर पर यूनिट। से सपोज 10 यूनिट्स को बनाने का टोटल कॉस्ट जो आया, दिस इज 300 रुपीज। तो पर यूनिट का खर्चा कितना आया, है ना? पर यूनिट का खर्चा, तो दिस इज पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके बेटा, सिंपली अगर हम इसको देखें तो कैसे निकाल सकते हैं? 300 डिवाइड बाय 100 विच इज 3, सॉरी इट इज 10 ना, so here we'll add 0, तो 30 रुपीज पर यूनिट को बनाने का खर्चा आता है। So this is known as the total average cost, right? Then we have average fixed cost. What it says, simple सा, fixed cost per unit of output produced। कि भैया किसी भी चीज को बनाने के लिए सपोज कीजिए 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने की फिक्स कॉस्ट आ रही है 1000 रुपीज, तो पर यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। सिंपली व्हाट विल डू, 1000 डिवाइड बाय 10 which will be 100 as AFC। तो AFC is the fixed cost per unit of output। कि आप एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना जो है वो पैसा फिक्स कॉस्ट पे खर्च कर रहे हो, दैट इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच इज ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इट सेज, सिंपली कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बेटा? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ना? तो कैसे निकालोगे? टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, आ जाएगा आपके पास एक यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ABC। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच इज मार्जिनल कॉस्ट और स्टैंड फॉर MC। मार्जिनल कॉस्ट, इसको हम एडिशनल कॉस्ट भी बोलते हैं, राइट? सिंपली अगर सपोज कीजिए यहाँ पर हम यूनिट्स लिख देते हैं, यहाँ हम TC लिख देते हैं, एक यूनिट, 2 यूनिट, एक यूनिट को बनाने का 100 रुपीज खर्चा आ रहा है, दो को बनाने के लिए आपको लग रहे हैं सपोज कीजिए 220। तो 1 से 2 में जब एडिशन हुआ यूनिट्स का, तो कितना एडिशन हुआ टोटल कॉस्ट? दैट एडिशन इन टोटल कॉस्ट इज नोन एज MC, सिंपली, राइट? नाउ क्लियर हुआ बेटा? सातों तरीके की कॉस्ट आपने पढ़ी, कौन कौन सी? DC, TFC, TBC, AC, AFC, ABC, MC। 7 types of cost along with their full forms and formula with examples। तो ये होती है बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है। इसी में से न्यूमेरिकल भी आता है। देखिए बेटा, कॉस्ट वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ फॉर्मूलाज हैं इसके, अप्रोक्सीमेट 19 फॉर्मूलाज हैं,
इन्हीं 7 कॉज को कैलकुलेट करने के, जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे वीडियोस में, तो उनको जरूर आप देखना बेटा, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे नाउ। तो ये आज जो हमने बेटा क्वेश्चंस पढ़े 5 क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से अगर प्रिपेयर करते हो, चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कवर होता है, राइट। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आगे भी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। एक अच्छी सीरीज अपन बेटा जल्द से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एग्जामिनेशन से रिलेटेड, फाइनल एग्जाम से रिलेटेड कैसे हम 100 ऑन 100 स्कोर कर सकते हैं, राइट, वो हम मिशन जो है वो पूरा करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चन है, उन सबको अपन रिवाइज करने वाले हैं, राइट। ये वीडियो अगर आप देखते हो, डेफिनेट सी बात है आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट को लेकर के आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। ओके, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।